हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम लोग पहले चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। उस पे जितने भी टॉपिक थे उसको हम लोग बहुत ठीक से पढ़े और उस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम लोग उसको सॉल्व किए। और अब हमारा कारवां बढ़ते हुए दूसरे चैप्टर पे आ चुका है और जो दूसरे चैप्टर का नाम है वो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये बच्चों जो दूसरा चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का जो नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप आज इस वीडियो में पोटेंशियल का जो रियल मीनिंग है उसको जानने वाले हैं। अभी तक केवल पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन कर लेते होंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा था 11th में, ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया गया था, वहां पर भी बता दिया गया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इन a unit mass from infinite to a point in gravitational field is called gravitational potential। ऐसे ही किसी भी फील्ड के साथ पोटेंशियल आ रहा है। पोटेंशियल का रियल मीनिंग क्या है इस वीडियो में जानने वाले हैं और यहां पे आप समझेंगे कि एक्चुअली किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको फिजिकली समझाया जाएगा, एकदम फील के साथ आप इस बात को समझेंगे। तो पहले चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले चैप्टर से बहुत कुछ मिलता जुलता है ये दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। वो चार्ज की एक इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। वैसे ही एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज का। अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिया था, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने में किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तभी तो समझ में आएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और किस प्रकार के से ये चार्जेस की प्रॉपर्टी को ये दोनों टॉपिक्स समझाते हैं। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कोई चार्ज है तो वो चार्ज की वजह से उसके आसपास क्या चीजें प्रोड्यूस होने वाली हैं, क्या हो रहा है उसके आसपास। उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ले आने से क्या उस पर फोर्स लगता है, क्या उस चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, वो कितना एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अगर बहुत सारे चार्जेस को लेकर चला आ जाए तो कितना एनर्जी स्टोर होगी। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कोई डाइपोल हो, डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर उधर मूव कराया जाए या रोटेट कराया जाए तो उस डाइपोल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो बच्चों, इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो श्योर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर। बच्चों, यहां पे हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना उसके बारे में समझेंगे। सपोज कीजिए कि आप कोई दो बालक हो, एक कोई बहुत मोटा तगड़ा बालक है, ठीक है ना, जिसके पास मास ज्यादा है, एक के पास थोड़ा मास कम है, लेकिन किसी वर्क पर लगाया जाता है तो दोनों बराबर वर्क करते हैं। दोनों कितना वर्क करते हैं? बराबर। मान लो कि किसी काम पर लगाया गया तो एक जो तगड़ा बालक है, ठीक है ना, जिसका मास बहुत बड़ा है, तो ये भी W जूल वर्क कर रहा है। मतलब इसकी एनर्जी कितनी है? सपोज कीजिए कि इसकी एनर्जी कितनी है? U है। ठीक है ना, और एक जो पतला बालक है, मतलब जिसके पास मास बहुत कम है, स्मॉल m है, तो ये भी उतना ही वर्क कर रहा है, यानी कि उस वर्क में मतलब उसकी भी एनर्जी इस पहले वाले के बराबर ही है। एनर्जी तो बराबर हो गई, लेकिन इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है। पोटेंशियल किसका ज्यादा है? तो जिसका एनर्जी पर यूनिट मास का
एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि यहां पे एक कोई 60 केजी का कोई बालक है और ये सपोज कीजिए कि 50 जूल का यहाँ पे कोई मतलब कि कोई इसकी एनर्जी जो है 50 जूल है, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक 40 जूल का बालक है और इसका सपोज कीजिए कि इसकी भी एनर्जी कितनी है, 50 जूल है। अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, 60। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट मास को हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल कह देंगे। तो पोटेंशियल अगर देखा जाए पहले का, तो पोटेंशियल पहले कितना हो जाएगा, 50/60 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, 50/40 हो जाएगा। तो जिसके पास कम मास है और इसके बराबर ही एनर्जी है, जिसके पास ज्यादा मास है, तो जिसके पास कम मास है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बच्चों अगर आपको रियल में पोटेंशियल के बारे में समझना है तो पोटेंशियल का जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो अभी डेवलप हो रही है और उसका जो सामर्थ्य है, जो उसका पावर है, उसका अंदाजा लगाना, उसका क्या लगाना, अंदाजा लगाना पोटेंशियल कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 30 पीस सपोज कीजिए कि कितना में मिल रहा है, 240 में मिल रहा है, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका 20 पीस कितने में मिल रहा है, आपका सपोज कीजिए कि 200 रुपीज में मिल रहा है। तो अब आपको अंदाजा लगाना हो कि कौन कॉस्टली है, तो कैसे पता लगाएंगे। ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट दे दिए जाए और कहा जाए कि इसके पैसे इतने, इसके कॉस्ट है, दूसरे कितने कॉस्ट है, तो इस तरह से अंदाजा लगाना क्या है, मुश्किल है। अंदाजा कैसे लगाते हैं, आप अंदाजा ऐसा लगाते हैं, इसका 1 पीस का वैल्यू निकालते हैं, तो पीस ऑफ वैल्यू ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड कर देंगे, 240/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 1 पीस का निकालेंगे तो 200/ कितना हो जाएगा 20। तो अगर इसका 10 रुपीज, तो कॉस्टली कौन हो गया, ये 20 पीस मिल रहा है जो 200 में, ये ज्यादा कॉस्टली हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर एनर्जी के केस में पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं तो उसके यूनिट मास के पास, जिसके यूनिट मास के पास ज्यादा एनर्जी होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप लोग कमेंट्री में सुनते होंगे, जो लोग थोड़ा मोटे होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कहा जाता है कि जो विराट कोहली हैं उनका पोटेंशियल रोहित शर्मा से ज्यादा है। तो आप देखते हैं विराट कोहली का जो वजन है, जो ये कह सकते हैं कि जो उनका मास है वो कम है, किससे, रोहित शर्मा से। तो वो बराबर, मान लीजिए कि बराबर एनर्जी, चाहे विराट कोहली की ज्यादा ही एनर्जी लगाते हैं, लेकिन उनका मास कम है, एनर्जी ज्यादा है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, विराट कोहली का, और किसका कम हो जाएगा, रोहित शर्मा का। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो कोई पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, जितना भी एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और उसके यूनिट मास पे, उसके यूनिट मास हो, अगर चार्ज का केस हो तो यूनिट चार्ज पे जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, अगर मास का केस है तो यूनिट मास पे जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। तो हमें लगता है कि आप इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये हम किसके पास, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब आपने इसको ग्रेविटेशन में पढ़ा था, तो इसको क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा था। यहाँ पे हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर कोई भी फील्ड हो, अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो एक्सटर्नल एजेंट के एनर्जी में कमी आती है। एक्चुअली में वो एनर्जी जाती कहां है, मान लो कि ये हमारी एक बुक है, ये आप देखिए ये हमारी एक बुक है, ठीक है। इसको हम अर्थ से ऊपर की तरफ उठाते हैं,
अर्थ से ऊपर की तरफ ऐसे हमने क्या किया, उठाया। तो अर्थ से ऊपर की तरफ हम उठाएंगे तो हमारा इस पे क्या लगाएंगे, हम एक्सटर्नल, हम एजेंट हो गए, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी, हमारे एनर्जी में कमी आएगी। तो हमारी एनर्जी गई कहां, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये तो क्रिएट ना किया जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारी एनर्जी जो खर्च हुई, जो हमारी एनर्जी क्या हुई, स्पेंट हुई, वो इसके अंदर स्टोर्ड हो जाती है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन किया जाता है तो एक्सटर्नल एजेंट के एनर्जी में जो कमी आती है, उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क कर रहा होता है उसके अंदर वो क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और उस एनर्जी को हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने इस ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में काम किया, और अगेंस्ट में काम किया तो जो ये एनर्जी स्टोर्ड हुई वो पॉजिटिव हुई। अगर इसको हम ऊपर से लेकर आए तो हमें लेकर आना ही नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे तो इसके अंदर, अगर इस फील्ड के डायरेक्शन में ये आने लगे, खुद ही आने लगे, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। फील्ड के अगेंस्ट में लेकर जा रहे हैं तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी इसमें पोटेंशियल वो क्या होगी, पॉजिटिव, और उसके डायरेक्शन में जो लेकर जा रहे हैं तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, वो उसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम उस फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम समझे बच्चों, तो यहां पे ये चार्ज दिया गया है, तो किसी भी मतलब इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर कोई वर्क डन हुआ है तो जिस वस्तु पे, जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क डन हुआ है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सपोज कीजिए बच्चों कि ये एक क्यू चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब आप सोचो कि ये एक हमारा दूसरा एक टेस्ट चार्ज है जो कि ये भी पॉजिटिव है, इसको हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चाहेगा कि नहीं इधर आए, बताओ। इसको हम इसको लेकर आएंगे तो इसका जो फील्ड बना है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इस फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, हम इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं। तो हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, चाहे जिस फोर्स की वजह से आ रहा हो, अगर हम लेकर आए हैं तो हम एक्सटर्नल एजेंट हो गए। कोई और चीज इसको लेकर आ रहा है कहीं से तो वो एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो हम इसको इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ ले जाने के लिए। अब ये जो हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं इधर की तरफ ले जाने के लिए, इसके वजह से इस पे एक वर्क डन हो रहा है। हमारे फोर्स में क्या हो रही है, कमी आ रही है। हमारे एनर्जी में क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट इसको क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। तो हमारे एनर्जी में जो कमी आएगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। और इस केस में आप कह सकते हैं कि इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों बात यह है कि ये जो चार्ज है इस चार्ज पर कहां तक फोर्स लगाता है, इनफाइनाइट तक फोर्स लगाता है। ठीक है, ये जो चार्ज है इसका जो फील्ड होता है वो कहां तक होता है, तो किसी भी चार्ज का पिछले चैप्टर बताया गया था, जो फील्ड होता है वो कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस जो ये दो चार्जेस का सिस्टम बन रहा है, मान लीजिए कि यहां पे ये चार्ज Q0 लेकर आया गया है, तो इसको यहां पे रखने पर कितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, टोटल एनर्जी को अगर काउंट करना हो तो इसको कहां से लेकर आना पड़ेगा, इसके फील्ड से बाहर से लेकर आना पड़ेगा। अगर फील्ड के अंदर से ही लेकर आ जाएंगे तब तो वो एनर्जी का डिफरेंस निकाल देंगे, वहां पर भी किसी इसको एक्चुअली इसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड हुई होगी इसको अगर निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए कि इस ग्रेविटेशन में आप एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U = mgh। अब ये H होता कहां है? मान लीजिए कि हम यहां पे खड़े हैं तो यहां से इसको इस हाइट तक लेकर चले गए, यहां से इस हाइट तक लेकर चले गए, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इतना ही इसके मास g और ऐसे हाइट, इतने हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एनर्जी पता चल जाएगी क्या? नहीं पता चलेगी। यहां पे ऑलरेडी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको h हाइट तक ले जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी वाली यहाँ 5 जूल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पर लेकर जाएंगे तो 7 जूल हो जाएगी। तो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, लेकिन ऑलरेडी पहले कुछ था क्योंकि अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पे था। अब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको काउंट करनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो इसको कहां लेकर जाना पड़ेगा,
सी लेवल पे, समुद्र तल पे लेकर जाना पड़ेगा। वहां से इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो जितना यहां से मतलब इसकी हाइट को काउंट करने के लिए कहा, बिल्कुल जीरो, उसके जीरो पर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, और वहां से हमने मतलब कि बिल्कुल इसके सरफेस पर लेकर जाना पड़ेगा, अर्थ सरफेस पे, और वहां से उठाएंगे तो वो हाइट एच होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप समझ रहे हैं। तो वैसे ही अगर इसके बीच में अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पे है तो ऑलरेडी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, और यहां तक लेकर आएंगे तो मान लीजिए 5 जूल अगर इस पे वर्क किया गया तो ये एक्स्ट्रा 5 जूल इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक्चुअल में इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसको हमें कहां लेकर जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे, जहां पे इसका फोर्स यहां पे क्या लग रहा हो, जीरो लग रहा हो, जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा हो, जीरो लग रहा है। बच्चों थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे क्योंकि कभी ऐसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, या किसी भी चीज के पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप जरूर इसको डीपली समझिए जो समझाया जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ हम नया समझ रहे हैं इस चीज में, तो आप चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, इनफाइनाइट से अगर किसी चार्ज को लेकर आएंगे, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को, तो इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगी इस चार्ज की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको क्या करना है, काउंट करना है या डिफाइन करना है, तो अब डेफिनेशन क्या बनेगा, आप खुद ही डेफिनेशन बना सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज from infinite to a point in electric field is called electric potential energy। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, कि कोई चार्ज अगर इनफाइनाइट पे है और कोई एक्सटर्नल सोर्स इसको यहां से धीरे धीरे इधर लेकर आ रहा है इस पॉइंट पर, तो इस एक्सटर्नल सोर्स को क्या करना पड़ रहा है, वर्कडन करना पड़ रहा है। वर्कडन ही क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जब हम वर्कडन करेंगे तो हमारी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। वही वर्कडन या एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। जब यहां तक लेकर आएंगे तो इसके अंदर ये जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगी वही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इसको यहां से कहां रखा जाए, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पे इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यू वो क्या होगी, जीरो होगी। अब इसको यहां से धीरे धीरे इस पॉइंट तक लेकर आने में जो इस पे हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया वो उसके अंदर क्या हो गई, स्टोर्ड हो गए, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। तो इस बात को आप लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चों ये तो हुआ किसी एक चार्ज को यहां तक लाने में इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये स्टैटिक है, इसमें जो स्टोर्ड हुआ ये तो जहां का तहां है, इसमें जो स्टोर्ड हुआ एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही और सारे बुकों में किस तरह का डेफिनेशन दिया गया कि अगर बहुत सारे चार्जेज है उसको असेंबल्ड करने में, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में, असेंबल्ड करने में जो वर्क डन होता है, जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उस पूरे सिस्टम का। तो ऐसे ही अगर एक चार्ज को लेकर आया, अगर बहुत सारे चार्ज, किसी चार्ज को यहां पर लेकर आया, किसी चार्ज पर यहां पर लेकर आया, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, दो चार्जेस के रूप में पेयर बनाएंगे और दोनों इन सारे पेयर्स के अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। तो आप पहले बेसिक चीज ये बात समझिए, उसके बाद ये तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जब डेरिवेशन कराऊंगा तो इन सारी चीजों को बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो आपने क्या समझा अभी तक, इस पूरे लेक्चर में ये बात समझी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन करता है तो वह वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यहां से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग any charge from infinite to a point in electric field is called electric potential energy। मतलब कि अगर कोई ये आपका Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये बन रहा है और ये इनफाइनाइट है और Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आया गया, तो इसमें जो वर्क डन लगता है वही क्या हो जाएगी, इस चार्ज पे जो वर्क डन लगता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इतना हमने समझा। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी तो आपने लिख लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अगर यहां से एनर्जी हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? अब इसी को यूनिट कर दिया जाए, एनी चार्ज को क्या कर दिया जाए? यूनिट चार्ज पे। अभी आपको बताया ना कि जो भी एनर्जी मतलब कि यूनिट मास की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहेंगे? वहां पे उसका पोटेंशियल कहा जाएगा। अभी आपको इतना समझाया गया, ठीक है ना? तो आप इसको समझेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज नहीं, इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप समझिए कि क्यू नॉट चार्ज को, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो W है, इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर लाने में जो वर्क डन लगा वो कितना है? W है। तो ये W को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इसको V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना एनर्जी लगा, कितना वर्क डन लगा? W लगा। तो यूनिट चार्ज को लाने में मान लीजिए कि 5 रुपए में 10 टॉफियां, तो 1 रुपए में कितनी? 1 रुपए निकालने के लिए क्या करते हैं आप? इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 रुपए में 2 टॉफियां आपका हो जाएगा। तो क्यू नॉट चार्ज पे W वर्क डन, तो यूनिट चार्ज पे कितना हो जाएगा? W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन लगता है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू लिख सकते हैं W अपॉन क्यू नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और आप लिख लें इसको, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहला पॉइंट इस पे। दूसरा पॉइंट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जब यूनिट लिखेंगे तो इसका यूनिट आप लिख सकते हैं, ये वर्क डन है, ये क्या है? आपका चार्ज है, तो एक यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। तो इसकी यूनिट, इसको वोल्ट महोदय ने इसका डिस्कवरी किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका यूनिट क्या कर दिया गया? वोल्ट रख दिया गया, ठीक है। तो यहां पे इसकी यूनिट हो जाती है, वो क्या हो जाती है? जूल पर कूलम या वोल्ट हो जाती है। अब इसका जो डायमेंशन हो जाता है बच्चों, डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, तो आप जानते हैं वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml² t टू द पावर -2, और चार्ज का क्या होता है? at हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? m, अब यहां पे l² t टू द पावर -3, ये t एक ऊपर जाएगा तो -3, और ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर -1, a टू द पावर -1। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो गया? आपका डायमेंशन हो गया। तो आप लोगों ने फील करते हुए समझा बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए पहले आप बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि अगर कोई एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसमें किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है, जो चेंज इन वर्क डन आप कह सकते हैं होता है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों कि ये हमारा क्यू चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मूव कराएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहां पे क्यू नॉट चार्ज है, लेकिन डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए कि ये इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो VA है। अभी आपने VA पोटेंशियल लिखा, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है?
VB है, इसको इधर मूव कराने पे इसका जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, VB हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो वो क्या हो जाएगा, V फाइनली कहां से कहां तक लेकर आए, A से B तक लेकर आए, तो फाइनल V फाइनल मतलब कि VB हो जाएगा माइनस VA। तो डेल्टा V इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, VB। अगर आप पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकाले ना, पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q0 होता है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो अनंत से मतलब सपोज कीजिए इनफाइनाइट से किसी अगर चार्ज को यहां तक लाया गया तो ये जो वर्क डन इसमें हुआ होगा वो WA वर्क डन हुआ होगा और चार्ज कितना है Q0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, WA अपॉन Q0 हो जाएगा। तो VA अगर मान लीजिए VA आपको निकालना है तो WA अपॉन क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। वैसे ही VB निकालेंगे तो इस चार्ज को अब यहां से यहां तक नहीं, कहां से यहां तक लेकर आने में VB कितना हो जाएगा, WB अपॉन Q0 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इन दोनों वैल्यूज को तो ये क्या हो जाएगा, WB अपॉन Q0 माइनस WA अपॉन Q0। अगर इसको लिखा जाए तो डेल्टा V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को Q0 को कॉमन ले लो, नीचे क्या हो जाएगा Q0 और ऊपर क्या हो जाएगा WB माइनस WA, ठीक है। तो ये VB माइनस VA को डेल्टा V लिखा जा रहा है तो WB माइनस WA को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा W कहा जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन Q0, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों, सपोज कीजिए कि इनफाइनाइट से इस Q0 चार्ज को यहां तक लेकर आए तो आपका सपोज कीजिए कि 80 जूल लगा, कितना जूल लगा, 80 जूल आपकी एनर्जी लगी, ठीक है। और इसी चार्ज को इस यहां B पॉइंट तक लेकर आए तो कितना जूल एनर्जी लगा, 100 जूल एनर्जी लगा, ठीक है। तब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा तो आप ऐसे निकालते हैं ना, 100 माइनस 80 कर देंगे, है कि नहीं है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन आपने किया वो कितना किया, 80 जूल किया, और यहां से यहां तक लाने में 100 जूल किया, तो चेंज इन वर्क डन कितना हुआ, 20 जूल ही हुआ ना। अगर यहां से यहां पूछा जाए कि A से B तक तो मूव कराने में कितना आपने वर्क डन किया, तो 20 जूल ही तो आपने किया। तो एक्चुअली इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल था B माइनस VA कर दिया गया, तो वहां पे आप वर्क डन का भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहीं से ये आपका डेफिनेशन बनता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ये आपका डेल्टा W वर्क डन लगा है, ये जो डेल्टा W वर्क डन लगा ये तो Q0 चार्ज पर लगा है, तो ये डेल्टा W को यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर निकालना हो तो बट्टे में Q0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जो यहां से आप निकाल चुके हैं। आप यहां से क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सामान्य रूप से अगर आप चाहें तो फिगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, VB माइनस VA, आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के आधार पर, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसकी भी यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही यूनिट होगी क्योंकि ये डिफरेंस निकाला जा रहा है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका भी डायमेंशन सेम रहने वाला है। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इसको डिराइव करेंगे। किसी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, अगर किसी चार्ज को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक मूव कराया जाए तो कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन सारे चीजों के बारे में अगले वीडियो में बताने वाला हूं, आप श्योर उस वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक बचे हुए हैं सब्सक्राइब करने से वो अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।